हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। आपके लेके आ गए हैं फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 188 और ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा। चलो फटाफट से शॉर्ट में जान लेते हैं पिछले पार्ट में क्या हुआ था और फिर करते हैं इस एपिसोड की शुरुआत। जब U2 जियान म्यूइंग और यूरो को लेके पर्पल क्रिस्टल पैलेस की गहराइयों में चली गई थी, बाकी के सारे एक्सपर्ट्स दो सोल को ढूंढ लेते हैं। वेल, वो होता है एक अनडेड घोस्ट बर्ड जिसे हम अनडेड मिंग स्पैरो या इमोर्टल बर्ड के नाम से बुलाएंगे। बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ ड्यून्स के सेपरेशन के बाद भी दूधी क्लास के बीक पे होती है। अब कहाँ 7 स्टार दूधी लेवल के डिसाइपल्स उसका सामना कर पाते हैं। वो अनडेड मिंग स्पैरो सबका काम तमाम करने वाला था। अभी सोलोमन सेक का गनी अपने सेक मास्टर को बुला लेता है। उसने एक अजीब सी टेक्निक यूज करी थी। आगे सोलोमन सेक लीडर और अनडेड मिंग स्पैरो के बीच में फाइट होती है। ये फाइट काफी इंटेंस रही थी। इस फाइट के एंड में सोलोमन सेक का लीडर एक इमोर्टल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके उस अनडेड मिंग स्पैरो को अपने कब्जे में ले लेता है। ऑफ कोर्स ये बस उसकी गलतफहमी होती है। यह अनडेड मिंग स्पैरो सबके साथ खेल रहा था। खैर जो भी है, लेकिन जब वो सोलोमन सेक का लीडर अनडेड मिंग स्पैरो को लेकर जाने लगा था, उसे रोकने वाला था वांग शे। वो समन करता है एक स्पाइडर को जिसकी स्ट्रेंथ होती है हाफ 2 शान लेवल की। फिर क्या खींचतानी होती है सोलोमन सेक लीडर और उस 7 फेस डीमन स्पाइडर के बीच में। आप साइड डिटेल्स को जान सकते हो पिछले एपिसोड को देख के। एंड में जाके वो 7 फेस स्पाइडर को सोलोमन सेक का लीडर खत्म कर देता है। वांग शे फॉर्मेशन का यूज करके जैसे से अपनी जान बचा पाता है। जब सबको लग रहा था कि अनडेड मिंग स्पैरो सोलोमन सेक के लीडर के कब्जे में, अब तक शांत रहा ची हाउचिंग सोलोमन सेक लीडर को थैंक यू बोलता है। वो कहता है उस डीमन स्पाइडर से फाइट करने के लिए धन्यवाद, वरना मुझे तकलीफ उठानी पड़ती। अब चुपचाप से उस 2 सोल को मेरे हवाले कर दो, वरना चीजें अगली हो जाएंगी। चलो यहीं से हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जब सोलोमन सेक लीडर की आंखें जी हाउचिंग को देख के सीरियसनेस से भर गई होती है। पीछे चल रहा गनी समझ नहीं पाता कि उसका सेक लीडर जो कि हाफ 2 मेडल की स्टैंड को रखता है, वो एक अर्ली स्टेज 7 स्टार दूधी से क्यों डरेगा। गनी के एक्सप्रेशन को देख के सोलोमन का लीडर साय करता है। वो कहते हैं अभी लड़का वो सेम डिसाइपल नहीं रहा जिसे तुम अपने लेवल का समझते हो। ये सुन के गनी स्टंट हो गया था। वो कहता है सब मकना। गनी को इग्नोर करके सोलोमन सेक का लीडर मनी मन में कहता है लगता है ज्वाले रॉयल फैमिली ने इस बच्चे को एक ट्रांसपोर्टेशन वेसल की तरह इस्तेमाल किया है। जिससे ज्वाले रॉयल फैमिली के पावरफुल एक्सपर्ट्स यहाँ पाए। किंग ज्वालिन सच में रूथलेस है, लेकिन मैं उसकी स्ट्रेटजी को दाद देना चाहूंगा। जब ची हाउचिंग देखता है कि सोलोमन सेक का लीडर भी 2 सोल को उसके हवाले नहीं कर रहा, उसकी आंखें कोल्ड हो गई थी। वेल, हो तो गई थी वो लाल, लेकिन इनमें गुस्सा नजर आता है। वो कहता है क्योंकि तुम कोऑपरेट नहीं कर रहे हो तो तुम मुझे दोष मत देना। उसकी बॉडी पे अपीयर होते हैं कुछ ग्लोइंग मिस्टीरियस मार्क और इनमें से बाहर आने वाली लाल रंग की रोशनी वो और भी तेज होती जाती है। ये रोशनी पतली पतली लाइन से बदल के जी हाउचिंग की चारों तरफ एक फॉर्मेशन को बनाने लगी थी। जैसे जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है, जी हाउचिंग की बॉडी से बाहर आने वाला इविल ऑरा कम होता जाता है। एंड तुम्हें जाके बस उसकी बॉडी पे वो टेलीपोर्टेशन मार्क ही दिखाई देता है। जब सोलोमन सेक लीडर देखता है ऐसे सीन को, हम उसे अपने सिर को हिलाते हुए देखते हैं। वो कहता लगता है अब भी ड्रैगन लविंग लीजन के कई लोग नहीं जानते कि किंग ज्वालिंग और इविल रेस के बीच में क्या चल रहा है, वरना ये अपनी इविल ऑरा को इस तरीके से सप्रेस नहीं करता। सोलोमन सेक लीडर के दिमाग में विचार चल ही रहे होते हैं। फॉर्मेशन में एक वूश की आवाज सुनाई दी थी। इसके बीच का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। हम सबसे पहले एक शैडो को बाहर आते हुए देखते हैं। ये व्यक्ति पूरी तरीके से अपीयर हुआ भी नहीं था, लेकिन इसकी आवाज पहले आ जाती है। वो सोलोमन सेक लीडर से बोलता है ओल्ड मैन, हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हाफ स्टेप 2 शान लेवल तक चले जाओगे। लगता है मैं सच में पीछे रह गया हूँ। धीरे धीरे शैडो फिगर के पीछे और भी शैडो अपीयर होती है। जब सोलोमन सेक लीडर देखता है कि इन सभी के ऑरे बिल्कुल सप्रेस नहीं है, यानी कि अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल आ गई थी। वो कहता है ओल्ड मैन चिंटियान, लगता है आज हम फाइट को अवॉइड नहीं कर सकते। जब सोलोमन लीडर के पीछे खड़ा गनी इस नाम को सुनता है, उसने गहरी सांस भरी थी। आफ्टर ऑल ज्वान सेंटी में ज्वालिन रॉयल फैमिली की वो 3 पावरफुल फोर्सेस काफी फेमस है, और इन तीनों में सबसे खौफनाक होती है ड्रैगन लविंग लीजन। ये ज्वालिन रॉयल फैमिली के स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट का ग्रुप होता है। इनमें टोटल थे 10 लोग, लेकिन इन 10 के 10 8 स्टार दूधी से ऊपर की स्ट्रेंथ को रखते थे। और तो इनका लीडर चिंटियान, ये होता है दूधी क्लास के बिल्कुल पीक पे। इस ग्रुप को अपीयर होते हुए देख सोलोमन सेक लीडर फिर से वास्ट सी कवर को पीछे खड़े गनी के हाथ में दे देता है। बात ऐसी होती है कि अनडेड मिंग स्पैरो को सीधा स्टोर रिंग के अंदर नहीं रखा जा सकता, और क्योंकि सोलोमन सेक लीडर को फाइट करने की जरूरत होगी, 2 सोल को संभालने के लिए कोई और चाहिए होता है। जैसे ड्रैगन लविंग लीजन अपीयर हुआ था, ये सबसे पहले इस मोल्टन वर्ल्ड को देखते हैं। ड्रैगन लविंग लीजन का जॉनमो कहता है तो ये सच में रियून्स हैं, हम अंदर आ गए। अच्छी बात है कि हम पहले तैयारियां कर चुके हैं, नहीं तो मैं यहाँ से जैसे सप्रेशन को फील कर रहा हूँ उसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ भी सप्रेस हो जाती। आगे खड़ा चिंटिया नोट करता है, फिर उसकी नजरें जाती हैं सोलोमन सेक लीडर के ऊपर। सामने की पार्टी की हाफ 2 मॉडल की स्ट्रेंथ को सेंस करके चिंटियान के चेहरे पे कड़वाहट से भरी स्माइल आ गई थी। ऑफ कोर्स ये कड़वाहट बस कुछ सेकंड्स के लिए रहती है, क्योंकि जैसे ही वो देखते हैं वासी कवर गनी के हाथ में, तो लगता
लगता है चिंटियान की आंखें भूखे भेड़िए से बदल गई हों। वो मन ही मन में कहता है 2 सोल। चिंटियान को दोदी के पीक पर रहते हुए काफी लंबा समय हो चुका था और उसके उम्र के जो लोग होते हैं उनमें से कई लोग पहले ही हाफ तो इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुके हैं। इससे चिंटियान की सिचुएशन डेस्परेट हो जाती है, लेकिन लगता है ऊपर वाले ने उसे पूरी तरह से अबैंडन नहीं किया। चिंटियान मन ही मन में कहता है अगर मैं इस 2 सोल को डिवावर कर लेता हूँ तो मेरे सीधे दोशियन क्लास में जाने के 80% चांसेस होंगे। मैं समझना चाहिए कि यहाँ पे बात हाफ तो इमोर्टल लेवल की नहीं हो रही। चिंटियान सीधा ट्रूथ 2 इमोर्टल में ब्रेक थ्रू करना चाहता था। खैर चिंटियान एक ओल्ड घोस्ट था। ओल्ड घोस्ट या ओल्ड मॉन्स्टर का मतलब होता है वो बुड्ढे जिन्हें कल्टिवेट करते हुए हजारों साल हो चुके हो। चिंटियान को पता होता है कि अपने एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल में रखना है। वो सोलोमन सैक लीडर की तरफ हाथ कब करके बोलता है सैक मास्टर सोलोमन। सोलोमन सैक लीडर के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। वो कहता है चिंटियान तुम्हारी ज्वाले रॉयल फैमिली ने इस बार सारे रूल्स तोड़ दिए। तुम इतने सारे एलिट एक्सपर्ट्स को एक्चुअली में रूइंस के अंदर भेज रहे हो। इसका तुम्हें जरूर जवाब देना होगा। सोलोमन सैक लीडर की बात को सुन के पूरी ड्रैगन लविंग लीजेंड स्माइल करने लगती है। जवाब देने वाला यीमो होता है जो ड्रैगन लविंग लीजेंड का वाइस डेप्यूटी कमांडर था। यीमो कहता है क्या तुम भी ऐसा ही नहीं कर रहे हो? सैक मास्टर सोलोमन कुछ भी करने से पहले तुम्हें थोड़ा ध्यान से सोचना होगा। अगर तुमने सच में हमारे खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत करी तो हमारे पास भी ऐसे कई राज हैं जिन्हें खोलने से सोलोमन सैक सबका दुश्मन बन जाएगा। यीमो इतना कह के रुक गया होता है। वही गहरी सांस भर के फिर से बोलता है सैक मास्टर सोलोमन क्योंकि हमारे बीच में पहले भी कॉपरेशन रह चुका है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। उस 2 सोल को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। ये बोलते बोलते ड्रैगन लविंग लीजेंड के चारों तरफ की हवा थोड़ी ट्रेम्बल होने लगी थी। साफ तौर पर सब एक्शन लेने के तैयार थे। जब सैक मास्टर सोलोमन से एक 9 स्टार दूधी ऐसे बात करता है सोलोमन सैक लीडर फ्यूरियस हो जाता है। वो गुस्से की वजह से हंस के बोलता है कि मैं सोलोमन सैक का लीडर आज इतना गिर चुका हूँ कि मैं तुम्हारी ऐसे 9 स्टार दूधी के सामने भी पीछे हटूंगा। ये सुन के ड्रैगन लविंग लीजेंड का जवान मुंह आगे आता है। वो घुर्रा के बोलता है सैक मास्टर सोलोमन हमारी इस फाइट में किसी का फायदा नहीं होगा। भले आपकी स्ट्रेंथ हाफ स्टेप दोशियन लेवल तक हो, लेकिन ऐसी बात नहीं कि हम सब ने आज से पहले किसी ऐसे एक्सपर्ट का सामना न किया हो। लगता है अगर सोलोमन सैक लीडर ने ड्रैगन लविंग लीजेंड के मेंबर से और बात करी तो गुस्से की वजह से उसका सर फट जाएगा। वो चिंटियान की तरफ मुड़ के बोलता है चिंटियान तुम अपने सबऑर्डिनेट्स पे कंट्रोल रखो। सोलोमन सैक लीडर की एनर्जी थोड़ी थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। उसके आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था, लेकिन जब ये बुड्ढा चिंटियान सुनता है मुझे अपने सिर को हिलाते हुए देखते हैं। अपनी हथेली के ऊपर लाइफ और डेथ की एनर्जी को इकट्ठा करके चिंटियान कहता है 2 सोल हमारी होगी और मैं काफी समय से पीक दूधी और हाफ इमोर्टल की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना चाहता था। चलो आज इसका भी टेस्ट हो जाएगा। ये कहते ही बूम की आवाज के साथ चिंटियान हवा में शूट हुआ होता है। उसकी बॉडी से टेरिफाइंग रिपल्स रेडिएट होने लगती है। जब ड्रैगन लविंग लीजेंड के मेंबर्स ऐसे सीन को देखते हैं ये सब एक्साइटेड हो गए थे। बुड्ढा यीमो अपने सिर को हिला के बोलता है लगता है कमांडर अभी पहले की तरह एनर्जेटिक है। ऑफ कोर्स यीमो को पता होता है कि चिंटियान यहाँ पे औरों की वजह से नहीं बल्कि पर्सनल रीजंस की वजह से फाइट कर रहा होता है। सोलोमन सैक लीडर ने अपने हाथ को घुमाया था। एक लाइफ और डेथ का ऑरा स्पेस को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। जवाब में चिंटियान आगे पंच बढ़ाता है। क्रैश की आवाज के साथ ये दोनों अटैक्स टकराए थे। हम पॉइंट ऑफ कॉलिजन में स्पेस को फटते हुए देखते हैं। जगह जगह से वॉइड दिखाई दे रहा था। जब ऊपर ये बैटल शुरू हो गई होती है नीचे यीमो मुड़ाता है जी हाउचिंग की तरफ। यीमो कहता है उस लड़के हारून के बारे में क्या? लगता है जो भी एंटिटी जी हाउचिंग के अंदर मौजूद थी वो काफी अच्छी एक्टिंग भी जानता था। जी हाउचिंग का चेहरा तुरंत ही डल हुआ था और उसकी आंखों में दुख भर जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है मेरा भाई। वो ये सुन के यीमो की भौं से उड़ जाती है। वो कहता है क्या हुआ? एक गहरी सांस लेने के बाद जी हाउचिंग बोलता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन के जियान ने मेरे भाई की जान ले ली। ये सुन के यीमो की आंखें नैरो हो गई थी। वो सीधा कहता है इम्पॉसिबल, मैंने भी उस जियान के बारे में सुना है। वो ऐसा नौजवान नहीं है जो इम्पल्सिवली कुछ भी करे। जब यीमो इस बात पे भरोसा नहीं करता जी हाउचिंग हाथ क्लेंच करके बोलता है डेप्यूटी कमांडर उस सीन को विटनेस करने वाले कई 100 की तादाद में थे। आप इसके बारे में किसी से भी पूछ सकते हो। ऑफ कोर्स यहाँ चल के रहा होता है बात क्लियर होती है तभी ऊपर से एक बूम की आवाज सुनाई दी थी। अब तक सोलोमन सैक की हाथ 2 इमोर्टल की स्ट्रेंथ चिंटियान के ऊपर भारी पड़ रही होती है, लेकिन इस एक्सचेंज में दोनों बराबरी पे थे। दोनों ने एक कदम पीछे नहीं लिया होता और वो लाइफ और डेथ की ओर एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। चिंटियान स्माइल के साथ बोलता है सैक मास्टर सोलोमन लगता है आप इस 2 सोल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। सोलोमन सैक लीडर गुस्से से भरी आवाज में कहता है अगर मूनलाइट फेरी के रूइंस मेरी स्ट्रेंथ को दबा नहीं रहे होते तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरी बराबरी कर पाते? आखिरकार ये हाफ स्टेप दोशियन लेवल की स्ट्रेंथ ये दूधी क्लास से कैसे कंपेयर करी जा सकती है? चिंटियान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है ओ ऐसा है क्या? उसके दोनों हाथ साथ में आते हैं। हम बुड्ढे चिंटियान को कुछ अजीब सी हैंडसील्स को बनाते हुए देखते हैं जैसे उसकी तीसरी हैंडसील चेंज हुई थी। ओल्ड मैन चिंटियान का और भयानक हो जाता है। सोलोमन का सैक लीडर बॉय से कोड के बोलता है लगता है कुछ सालों में चिंटियान भी दूधी क्लास को पीछे छोड़ेगा। इसी पल चिंटियान अपनी स्टोरिंग से एक आइटम निकालता है। एक छोटा सा क्रिस्टल होता है जिसके अंदर लाल और काली एनर्जी मौजूद थी। सोलोमन सैक लीडर की नजर इस चीज के ऊपर गई होती है। हम तुरंत उसके हवा बदलते हुए देखते हैं। वही की फ्लैश में अब
अपीयर होता है गनी की तरफ, वो तुरंत ही वास्ट सी कवर से अनडेड मिंग स्पैरो को कनेक्शन को काट देता है। सॉलोमन सेक्रेटर बोलता है गनी चलो यहाँ से। वो गनी को पकड़ के आगे शूट हुआ ही होता है। उल्टन वर्ल्ड में चिंटियन की आवाज गूंजी थी। चिंटियन कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से बचना इतना आसान होगा? हम उसे अपनी पावर को कंसंट्रेट करके एक टेरिफाइंग अटैक को आगे भेजते हुए देखते हैं। ये अटैक अपने साथ एक हैवी मोमेंटम को लाता है। ऐसा लगता है किसी भी चीज को तबाह कर सकता हो। इस अटैक को लेकर सॉलोमन सेक्रेटर की आंखें खुली रह जाती हैं। वो दांती मीस के बोलते हैं डैम इट, ये अटैक अपने हजारों सालों के बैटल एक्सपीरियंस की वजह से वो डिसीजन लेने में बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता है। उसके हाथ का वास्ट सी कवर एक्सपेंड होकर फिर से बन गया था वो कल्डन। ये इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स बड़ा हुआ ही होता है। बैंक की आवाज के साथ चिंटियन का अटैक इस हरे रंग की कल्डन से टकराया था। तुरंत ही हमें क्रैक की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सॉलोमन सेक्रेटर के दिल के ऊपर एक बड़े से हथौड़े जैसी थी, क्योंकि इस पल ये वास्ट सी कवर जो कि एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट था वो खतरनाक तरीके से डैमेज हो चुका है। लेकिन ऑफ कोर्स इसकी वजह से गनी और सॉलोमन सेक्रेटर को जाने का मौका मिल गया था। वो तुरंत ही स्क्रोल को बाहर निकाल के क्रश करता है, जिससे वो और गनी दोनों गायब हो जाते हैं। जब ऊपर खड़ा चिंटियन ऐसे सीन को देखता है, उसके चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई थी। वो कहता है वास्ट सी कवर को डैमेज कर पाना ये सौदा मेरे लिए खराब नहीं रहा। तभी उसकी नजरें नीचे मोल्टन वर्ल्ड की तरफ जाती है। उसकी आंखें तुरंत ही लालच से भर गई होती हैं, क्योंकि चिंटियन को देख चुका था अनडेड मिंग स्पैरो। वो तुरंत ही ऑर्डर देता है तैयार हो जाओ, हम इस दो स्पिरिट को कैप्चर करने जा रहे हैं। ड्रैगन लेवलियन साथ में रिस्पॉन्ड करती है। सब बोलते हैं यस कमांडर। जब अनडेड मिंग स्पैरो ऐसे सीन को देखता है, उसकी आंखों की गहराई में डिस्ट्रेन दिखाई दिया था। वो कहता है एक पूरा लीजन, हाँ इनमें से सबसे कमजोर की स्ट्रेंथ 8 स्टार दोदी की, और इनका लीडर लगता है पीक दोदी पे। लेकिन लगता है मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बात अनडेड मिंग स्पैरो की पीक दोदी की स्ट्रेंथ की नहीं थी, बल्कि कॉन्फिडेंस उसे अपने सीक्रेट से आया था। क्योंकि अनडेड मिंग स्पैरो को अनडेड इसलिए नहीं कहा जाता। तभी जोश की आवाज के साथ चिंटियन का फिगर नीचे की तरफ आता है। वो एक इंडिफरेंट टोन में बोलता है इमोर्टल वर्ल्ड मेरे सामने सर झुकाओ, तुम अकेले हम सबको नहीं हरा सकते। ये कह के बुड्ढा चिंटियन नीचे की तरफ देखता रहा था, लेकिन काफी समय तक जवाब नहीं आता। ये बुड्ढे चिंटियन के चेहरे की स्माइल फीकी पड़ने लगती है और उसके होठ ट्विच होने लगते हैं। अनडेड मिंग स्पैरो बोलता है हाँ तुम्हें नंबर्स का फायदा उठा के मुझे कैप्चर करने का सोच रहे हो, रिडिकुलस। अब तक यीमो और बाकी लोग भी पीछे अपीयर हो चुके थे। यीमो को ग्रे फेदर वाला क्रीचर बहुत अजीब सा लगता है, खासकर अनडेड मिंग स्पैरो की स्ट्रेंथ ये बहुत अनस्टेबल सी दिखती है। यीमो कहता है कमांडर। पीछे कुछ मेंबर्स के चेहरों पर हेजिटेशन को देख चिंटियन कहता है हाँ एक इमोर्टल लेवल की 2 सोल है, ऑल्दो उसकी स्ट्रेंथ को यहाँ सप्रेस किया गया है, तब भी हमें केयरफुल रहना होगा। इतने लंबे बैटल एक्सपीरियंस की वजह से चिंटियन को भी कुछ अजीब सा फील हो रहा था। तभी पीछे से अपीयर होता है चिहाओचिंग का फिगर। वो कहते हैं इन दो स्पिरिट की सोचने की क्षमता इंसानों से कम नहीं होती। जिस तरीके से सॉलोमन सेक्रेटर और मिरर्ड पॉइजन से चिंटियन इन सब की फाइट के बीच में भी इस अनडेड मिंग स्पैरो ने भागने की कोशिश नहीं करी है। लगता है इसके पास अपने खुद के एजेंडा है। चिंटियन समय बर्बाद नहीं करता, वो आगे इशारा करके बोलता है अटैक। बैटलफील्ड में वुश वुश की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये होते हैं पावरफुल अटैक्स। ये देखिए अनडेड मिंग स्पैरो आसमान की तरफ हाउल करता है। जैसे ही पेनी शॉकवेव फैली थी, चारों तरफ फैला लावा उबलने लगा था। जमीन से बाहर आते हैं कई लावा पिलर्स और एक बूम बूम की आवाजों के साथ ड्रैगन लेवल लीजन से टकराने लगते हैं। अब तक चिंटियन ने हमला नहीं किया था, वो बैटल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जिस तरीके से इतने सारे एक्सपर्ट्स का सामना करने के बाद भी वो अनडेड मिंग स्पैरो खुद को संभाल पा रहा होता है, चिंटियन की वॉइस उठ जाती है। वो कहता है मैंने सोचा नहीं था कि स्पिरिट इतनी पावरफुल होगी। असल में चिंटियन को किंग ज्वाली ने एक चीज दी थी जो इस अनडेड मिंग स्पैरो को काबू कर सकती है। बस बात ऐसी थी, चिंटियन को डर था कि अगर वो उस चीज का इस्तेमाल करता है तो ये 2 सोल किंग ज्वाली के हाथ में चली जाएगी। जब ये विचार चल रहे होते चिंटियन के दिमाग में, दोनों ने यूज किया था एक पावरफुल टेक्निक का। लेकिन जब पीछे से स्पेस में से बाहर आए वो एस्टेरॉइड्स उस अनडेड मिंग स्पैरो से टकराने वाले होते हैं। स्प्लैश के साउंड के साथ अनडेड मिंग स्पैरो नीचे लावा में कूद जाता है। तुरंत ही चारों तरफ फैले लावा में एक बड़ी सी वेव बनती है। ये आगे बढ़ जाती है ड्रैगन लविंग लीजन की तरफ। ऐसे सीन को देख के सारे मेंबर्स अपने कदम पीछे रहते हैं। जब युद्ध के मैदान में अनडेड मिंग स्पैरो दिखाई नहीं देता, योशन बॉय से कोड के बोलती क्या वो अंडरग्राउंड चला गया। फटाक से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फैलाया होता है, लेकिन पूरी कोशिश करने के बाद भी वो लावा के नीचे कुछ भी सेंस नहीं कर पाते। ऐसे बदलाव की वजह से चिंटियन भी अपने विचारों से बाहर आ गया था। जब उसे मालूम पड़ता है कि हुआ क्या है, कुछ सोच के उसका एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। क्योंकि जगह होती है अनडेड मिंग स्पैरो का इलाका। चिंटियन समझ जाता है कि वो भाग नहीं रहा है, बल्कि एक्टिवेट कर रहा है एक टेरिफाइंग टेक्निक को। चिंटियन रोर करके बोलता है पीछे आओ। ड्रैगन लविंग लीजन के सारे मेंबर्स रिएक्ट करते हैं। ये उस एरिया से पीछे शूट हुए थे, लेकिन तभी लावा वर्ल्ड ट्रेम्बल होने लगता है। जहाँ पे अनडेड मिंग स्पैरो नीचे गया होता है, वहाँ हम बहुत सारे मैग्मा को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। फिर सुनाई देती थी स्प्लैश की आवाज और एक ओवरवेलमिंग हीट वेव फैली थी। लावा से बाहर आई होती एक जाइगेंटिक फ्लेम सोर्ड। इसके अंदर जो एनहाइलेशन पावर मौजूद होती है उसे सेंस करके चिंटियन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चिंटियन दांती मीस के बोलता है डैम इट, एक होली लेवल 2 टेक्निक है। इसे रिलायंस, येमो और बाकी लोग भी कर चुके थे। सबसे ज्यादा खराब एक्सप्रेशन होता
होते हैं याओशिन के। ड्रैगन लेवलियन का डेप्यूटी कमांडर यूमो हैंडसीज को चेंज करके बोलता है अरे बनाओ। बूम की साउंड के साथ यूमो की पावर स्काई रॉकेट होती है। वो एक खास तकनीक का इस्तेमाल करके पहुंच जाता है दोदी के पीक पे। अटैक का नाम होता है ज़्वांटिन रेड स्पिरिट हैंड। ये होती है ज़्वालिन रॉयल फैमिली की होली रैंक की स्किल। जैसे यूमो ने अपने हाथ को आगे पुश किया था, उसकी बॉडी की सारी एनर्जी सामने के स्पेस में अब्सॉर्ब होने लगती है। तुरंत ही हम स्पेस से एक हाथ को बाहर आते हुए देखते हैं और ये हर सेकंड के साथ ग्रो होता जा रहा था, जब तक इसका आकार हुआ था 100 मीटर का। यूमो के चेहरे से रंग उड़ने लगते हैं। साफ तौर पे इस अटैक की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती। इसी पल फ्लेम सूट नीचे के लावा वर्ल्ड को छोड़ देती है। ये याओशिन, यूमो और बाकियों के सामने अपीयर हुई थी। हमें नीचे लावा से अनडेड विंग स्पैरो की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है मैं देखना चाहूंगा कि हम दोनों में आखिर किसकी होली रैंक की स्किल पावरफुल है। तभी होती दोनों के बीच में टकरावट। जिस पॉइंट पे दोनों टकराते हैं वहाँ का स्पेस फट जाता है। हम एक काले रंग के गोले को बनते हुए देखते हैं जो दोनों अटैक्स की एनर्जी को अपने अंदर खींचने लगा था। ये एक वॉइड होता है। जिस बूम के साउंड को लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो करीब आधा सेकंड लेट आई थी। इसके साथ फैलती हैं भयानक रिपल्स। जब शॉक वेव नीचे लवा में टकराती है, स्प्लैशिंग के साउंड के साथ बड़ी बड़ी दरारें बन जाती हैं। ऑल्दो जॉन सेंटिन के सुपर सेक्रेट डिसाइपल्स ने इन पावरफुल फाइट्स में पार्टिसिपेट न किया हो, लेकिन इन किनारे से सब कुछ देख रहे थे। इनमें शूजी का ग्रुप भी मौजूद था। अपने पास तक पहुंचने वाली फ्लक्चुएशंस को सेंस करके चिंगशिंग कहती है मुझे लगता है अटैक किसी 7 स्टार दूधी की एक ही पल में जान ले सकता है। पॉइजन सेक्रीफाई पॉइजन गर्ल के एक्सप्रेशन भी सीरियस थे। वो बोलती लगता है ज़्वालिन रॉयल फैमिली इस बार इस 2 सोल को हासिल करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। चलो हम वापस जाते हैं। इस मामले में हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम बचे हुए समय का इस्तेमाल करके और ट्रेजर्स की तलाश करेंगे। इसके साथ ही जियान की टोली जिसमें जियान मौजूद नहीं था वो इस मॉडर्न वर्ल्ड को छोड़ के चले जाती है। पीछे रह गए सोंगयू, फेंगहोंग और बाकी के पावरफुल एक्सपर्ट्स भी अपने चेहरों पे डार्क एक्सप्रेशन को लेके अपनी दांती मीच सकते थे। सोंगयू कहता है सोलोमन सेक्ट मीडेड पॉइजन सेक्ट और ज़्वालिन रॉयल फैमिली ने उस ट्रीटी को तोड़ दिया है। हम इस मैटर को तुरंत सेक्ट मास्टर को बताएंगे। पास में ही था पिल वैली का मैंगफे। वो शौक से भरी आवाज में कहता है एनर्जी फ्लक्चुएशंस, क्या ये होली रैंक की फाइटिंग स्किल्स यूज हो रही हैं? जब ये सब अपने चेहरों पे अनविलिंग एक्सप्रेशन को लेके पहले इसमें और मौकों की तलाश में निकले थे, नजारा एक बार फिर से बदला था। एक 4 लोगों का ग्रुप तेजी से पैलेस की गहराइयों में जा रहा होता है, क्योंकि अब तक कोर तक नहीं पहुंच पाए थे। ये भी उन पावरफुल फ्लक्चुएशन को सेंस कर पाते हैं। आगे जा रहे यूट्यूब मोल्टन वर्ल्ड की तरफ मुड़ती है। वो कहती है लगता है ये 2 सोल है। उस एंटिटी ने इतने सालों के बाद भी अपने वादे को नहीं तोड़ा। व्यूइंग एक इम्पेशेंट आवाज में पूछती है सीनियर क्या हम अभी वहाँ पहुंचे नहीं है? न जाने क्यों, लेकिन जब से वो पैलेस की गहराइयों में जा रही है उसके अंदर एक अनीस की फीलिंग बढ़ती जा रही थी। यूट्यूब व्यूइंग से बोलती है हम बस वहाँ पहुंच ही गए। हालांकि पैलेस बाहर से भी काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, लेकिन अंदर से इतना ज्यादा पेचीदा होगा ये जियान ने भी सोचा नहीं था। अगर यूट्यूब ने गाइड नहीं कर रही होती तो वो शायद इस भूल भुलैया में फंस के रह गए होते। सीन वापस युद्ध के मैदान की तरफ लौटता है तो बूम बूम की आवाजें शांत हो चुकी होती है। ये में अपने मुंह से खून को पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। उसके चेहरे पे थकावट साफ देखी जा सकती है। ये में बोलता है 2 सोल, इसके पास सच में 2 लेवल की स्ट्रेंथ है। अगर मैंने बाकी टीम मेंबर्स की पावर बोरो नहीं करी होती तो मैं इस अटैक का सामना नहीं कर पाता। दोनों होली लेवल की टेक्निक्स में कौन सी पावरफुल टेक्निक थी ये बात अब तक साफ हो चुकी होती है। बस चिंटियन और ड्रैगन लेवल लीजन के मेंबर से समझ नहीं पाते कि एक डो स्पिरिट इंसानों की टेक्निक को इतने अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर सकती है। ये सेंस करके वनडेड विंग स्पैरो पेनी आवाज में हंसने लगता है। वो कहता है ऐसा कोई रूल नहीं है, इन टेक्निक्स को बस इंसान ही कल्टिवेट कर सकते हैं। जिस तरीके से चिंटियन इस 2 सोल को ऑब्जर्व करके अपनी पावर को बढ़ाना चाहता था, वनडेड विंग स्पैरो भी इन इंसानों का इस्तेमाल करके इन रियों से बाहर जाने का प्लान बना रहा होता है। बस सोलोमन सेक्ट मास्टर की तरह इस ड्रैगन लेवल लीजन को मूर्ख बनाना आसान नहीं था। अनडेड विंग स्पैरो कहता है अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे भरोसा करे तो मुझे कुछ वैल्यूएबल ऑफर करना होगा। बेसिकली इंसान के लालच को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का समय आ जाता है। यीमो चिंटियन के पीछे अपीयर होकर बोलता है कैप्टन हम क्या करें? जिस तरीके से उस पावरफुल अटैक को करने के बाद अनडेड विंग स्पैरो ने और अटैक नहीं करे, चिंटियन कुछ चीजों को समझ जाता है। वो थोड़ा सा लावा के करीब जाके बोलते हैं अनडेड विंग स्पैरो हम समझ चुके हैं कि तुम कितने पावरफुल हो, लेकिन तुम ये भी समझ पा रहे होगे कि हमारे पास बस यही अटैक्स नहीं है। अगर तुम और सफर नहीं करना चाहते हो तो हमारे साथ चलो। लावा के अंदर से अनडेड विंग स्पैरो की आवाज आती है। वो कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूं? तुम सभी ने फेरी जायू के रियून्स में घुसपैठ करी है और इसका गार्डियन होने की वजह से ये मेरी ड्यूटी है कि तुम सबको सजा मिले। चिंटियन कहते हैं हाँ चलो इसके बारे में क्या, अगर तुम हमारे साथ चलते हो तो हम फेरी जायू की नेटेंस को नहीं छुएंगे। ऑफ कोर्स इस पे अनडेड विंग स्पैरो भरोसा नहीं करने वाला था। वो कहते हैं सबने देखते रहो। बात करते करते चिंटियन की आंखें लगातार चमक रही होती है। क्लियरली वो नए नए आइडियाज को सोच रहा था। चिंटियन कहता है तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम चाहते तो मैं छोड़ के हम इनहेरिटेंस को भी अपना टारगेट बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। अगर तुम हमारे साथ आते हो तो हम उस इनहेरिटेंस की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। इससे तुम्हें भी अपनी फ्रीडम मिल जाएगी और तुम मूनलाइट फेरी की लेगेसी को भी सुरक्षित रख पाओगे। मुझे लगता है तुम्हारे लिए बेस्ट आउटकम है। फाइनली अनडेड विंग स्पैरो का फिगर उस नीचे के
मैग वहाँ से बाहर आता है। वो कहते हैं हम ये एक टेम्पटिंग ऑफर है, लेकिन तुम्हारे द्वारा कैप्चर करे जाने की वजह मैं तुम सभी को खत्म करना प्रेफर करूंगा। ये कह के वो अपने सारे पंखों को फैलाता है। उसके सामने का स्पेस कब फट गया था मैं मालूम भी नहीं पड़ता। ये होता है उसकी टेरिफाइंग स्पीड की वजह से, लेकिन लगता है बुड्ढे चिंटियान को इसी मौके की तलाश थी। वो अपने दोनों हाथों को खोलते हुए बोलता है तुम स्ट्रांग हो हाँ, लेकिन यहाँ पे खत्म होता है। जैसे उसके हाथ खुले थे एक छोटा सा काले रंग का डॉट अचानक से एक्सपेंड हुआ था किसी डरावने बीस के जबड़े की तरह। ये सीधा उस अनडेड मिंग स्पैरो को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हम अनडेड मिंग स्पैरो को स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, लेकिन उसके एफर्ट्स काम नहीं आते। वो ब्लैक स्पेस छोटा हुआ था वो फिर से लौट आता है चिंटियान के हाथों में। तुरंत चिंटियान पीछे मुड़ के बोलता है विड्रॉ। इसी के साथ पूरी ड्रैगन लविंग लीजन इन रियोस को छोड़ के जाने लगी थी। सबके जाने के बाद ये मोल्टन वर्ल्ड खाली रह गया था, लेकिन लगता है ये हमारी गलत फहमी थी, क्योंकि कुछ ही समय के बाद स्पेस रिपल होता है और चिहाओजिंग का फिगर बाहर आता है। वो बाहर की तरफ देख के बोलता है टिस्क। ये 4 लाख लोमड़ी चिंटियान ये भी उसके इंजॉलिंग से कम लालची नहीं है। लेकिन भले ही 2 सोल वैल्यूएबल हो, मैं अपने असली टारगेट को कभी नहीं भूलूंगा। इसके साथ ही चिहाओजिंग का फिगर गायब हुआ था। लगता है ये भी जा रहा था उसी दिशा में जहाँ जियान की टोली गई है। सीन जरा बदलता है और हम देखते हैं वानो पवेलियन के हेडक्वार्टर्स को। जब से फेंटियन वानो पवेलियन मास्टर और पॉइजन सैक की सैक मास्टर के बीच में बातें हुई होती है, तब से वानो पवेलियन की पवेलियन मास्टर में काफी बड़े बदलाव आए थे। इन बदलावों को सबसे ज्यादा सेंस करने वाली होती है वानो पवेलियन की डेप्यूटी मास्टर हुआयन। पवेलियन मास्टर को कई सालों तक फॉलो करने के बाद उनके टेम्परामेंट को अच्छे से समझ गई होती है, और अभी की सिचुएशन को देख के हुआयन को लगता है कि हुआशिन और फेंटियन के बीच की वो हजारों साल पुरानी गलतफहमी अब सही हो चुकी है या रिजॉल्व हो चुकी है। बात एक ही है। हुआयन एक कप में मेडिसिन टी को डालते हुए हंस के बोलती है पवेलियन मास्टर आज आपको ज्यादा ही अच्छे मूड में लग रही हो। सामने हुआशिन बैठी होती है, उनकी आंखों में कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस थे और हम करके बोलती हुआयन मैं चाहती हूँ कि भविष्य में वानो पवेलियन को तुम संभालो। मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कई सालों से संभालती आ रही हूँ। शुरुआत में वानो पवेलियन को मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये उन औरतों के लिए आशियाना बन सके जो मर्दों के द्वारा ठुकराई जाती है, लेकिन अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जब इसे सीन को हुआयन देखती है लगता है उन्हें आंसर पहले ही मिल चुका था। वो तभी पूछती पवेलियन मास्टर कि आप जाने वाले हो। पवेलियन मास्टर हुआशिन बोलती है परहैप्स इतने सारे सालों से मैंने सोचा कि फेंटियन की गलती थी, उसने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल विपरीत थी। अब मैंने मन बना लिया है जैसे ही सैक कंपटीशन खत्म होगा मैं अपनी पुरानी गलतियों को सही करना चाहती हूँ। हम तीनों भ्रमण पे निकलेंगे। ये सुन के हुआयन साय करती है। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग सच में क्लियर हो गई है तो ये सच में काफी बड़ा स्टेप था। हुआयन कहती है पवेलियन मास्टर चिंता मत करो, मैं वानो पवेलियन का पूरा ध्यान रखूंगी। जब आप भविष्य में वापस लौट के आओगे तो सब कुछ आपको वैसा ही दिखाई देगा। सीन जाता है पॉइजन सैक के अंदर। ये वो हॉल होता है जहाँ पे पॉइजन सैक की सैक मास्टर रहा करती थी। अभी लगता है यहाँ पे काफी गर्मा गर्मी से भरी आर्गुमेंट हो रही होती है। एक मिडिल एज वुमन जिसका चेहरा गुस्से से भरा था वो पॉइजन सैक की सैक मास्टर बिंगशिन की तरफ पॉइंट करके बोलती है बिंगशिन क्या तुम जानती हो कि तुम क्या करने जा रही हो। इस औरत का नाम होता है जोलिंग जो पॉइजन सैक की वाइस सैक लीडर थी। इसकी स्ट्रेंथ दूसरी क्लास के पहले ही पीक पे पहुंच चुकी होती है, लेकिन लगता है इसके बाद का पॉइजन सैक मास्टर बिंगशिन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। बिंगशिन काम आवाज में कहती है जोलिंग ये मेरा ऑर्डर है, लेकिन जोलिंग मानने को तैयार नहीं थी। वो कहती है नहीं मैं रिफ्यूज करती हूँ। वो बेस्टर फेंटियन थी कि फेंटियन ने एक बार बिंगशिन की जान बचाई थी। एज अ रिजल्ट बिंगशिन और फेंटियन की शादी होती है, लेकिन इतने सालों में फेंटियन एक बार भी बिंगशिन से मिलने नहीं आया था क्योंकि वाइस सैक लीडर जोलिंग को पूरी कहानी मालूम नहीं होती। उन्हें लगता था कि फेंटियन बिंगशिन की परवाह नहीं करता है। जोलिंग कहती है इसे मैं बस रिफ्यूज नहीं कर रही हूँ बल्कि सैक के और एल्डर्स भी राजी नहीं होंगे, भले वो मेरे रियल थी या नहीं। ये फैक्ट है कि फेंटियन ने तुम्हारे साथ शादी करी है और अब तुम उसकी वाइफ हो, लेकिन क्या अब तक उसने हस्बैंड की तरह बिहेव भी किया है। फेंटियन के बारे में बार बार सुन के बिंगशिन की नजरें सॉफ्ट हो गई थी। वो कहती है फेंटियन के पास तब कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने मुझे बचाने के लिए मुझसे शादी करी। जोलिंग तुम इसे बड़ा मैटर मत बनाओ। ये सब सुनने के बाद भी जोलिंग का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो दांती में इसकी बोलती अगर वो नाकारा इंसान सच में मेरे सामने आ गया तो मैं उसकी जान ले लूंगी। जोलिंग ने भली बात सीरियसली ना बोली हो, लेकिन ये सुन के बिंगशिन की आंखें कोल्ड हो जाती है। वो कहती है जोलिंग अब मैं जब मौत से भी नहीं डरती हूँ तो औरों के सोचने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। फेंटियन मैं इस लाइफ टाइम में तुम्हारे साथ रहूंगी क्योंकि तुमने मेरी इस जान को बचाया। ये हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए हमेशा वो छोटी सी मेड रहूंगी जो तुम्हारा ध्यान रखा करती थी। और जहाँ तक बात रही हुआशिन की, मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहती। इन दोनों औरतों के से तांडव की वजह से बर्निंग इंसेंस पवेलियन में पवेलियन मास्टर फेंटियन काफी ज्यादा असहाय महसूस करते हैं। ये दोनों ही औरतें उनकी सबसे करीब है, वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब इन सुपर सेक्स के 3 लीडर्स अपनी जिंदगियों के इतने बड़े बदलाव से गुजर रहे होते हैं, मूनलाइट फेरी के रूइंस के एक्सप्लोरेशन ये भी फाइनल स्टेज में चली गई होती है। गोंगन आइलैंड में डिसाइपल्स को कई ट्रेजर्स मिलते हैं, लेकिन जो चीज
होती है सबसे ज्यादा कीमती? ऑफ कोर्स बात हो रही होती है फेरी मून की लेगेसी की। उसे अभी कोई छू नहीं पाया था। पर्पल क्रिस्टल पैलेस की सबसे गहराइयों में U2 जियान की टोली को लेके एक एंशिएंट कॉरिडोर के सामने आ गई होती है। इसे कहा जाता है कोर। U2 को रुकते हुए देख जियान कहता है तो हम पहुंच गए। ये सुन के U2 नोट करके बोलती है हाँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी खुश मत हो। पहले इस बच्चे के पास फेरी मून का इनहेरिटेंस रून मौजूद हो, लेकिन जब तक हम उस चीज से डील नहीं करते हैं वो इनहेरिटेंस तुम्हारी नहीं होने वाली। यू जब उस चीज के बारे में बात करती है उसकी आंखों में एक डेंजरस लाइट फ्लैश होती है। बेसिकली वो सामना करने वाले थे सबसे बड़े खतरे का, और उसे सेंस करके यूरू हिचकिचाने लगती है। तभी जियान उसके कंधे को थपथपा के बोलता है डोंट वरी, हम इसका साथ में सामना करेंगे। तीनों को तैयार देख के U2 सामने के स्पेस में टैप करती है। तुरंत ही जियान के ग्रुप को एक स्पेशल पावर ने ढक लिया था और इस जगह से गायब हो जाते हैं। अगली बार ये अपीयर हुए थे खली से चेम्बर में। एट द सेम टाइम जियान को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है तो तुमने फाइनली यहाँ तक का सफर तय कर लिया। जब जियान की नजरें इस आवाज के पीछे गई थी उसे वो डिवन वेल दिखाई देता है जो आइलैंड के नीचे समुद्र में मौजूद था। ऑल्दो जियान के लिए सरप्राइजिंग होता है बट वो खुद को काफी डिकम्पोज करके बोलता है डेविल वेल, मैंने सोचा नहीं था कि हम दोबारा मिल रहे होंगे। डेविल वेल करता है मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हें ड्रीम्स में सच में काफी फायदे हुए हैं। डेविल वेल सेंस कर पाता है कि जियान के अंदर अब ऐसा कुछ मौजूद है जो पहले नहीं था। ऑफ कोर्स ये होती है लाइफ फोर्स। खैर मेल मिलाप का समय नहीं था। पीछे से U2 बोलती है ऑल राइट, चलो हम मेन टॉपिक पे लौटते हैं। डेविल वेल की आंखें भी सीरियस हो जाती हैं। वो नोट करके बोलता है क्या तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया? जियान काफी केयरफुली कहता है मुझे लगता है ये उन दोनों इविल रेस के पावर हाउसेस की वजह से है जिनके बारे में टियानशन ने बताया था। पीछे से U2 नोट करती है। बगल में खड़े यूरू और म्यूइंग, इनके अंदर वो अजीब सी फीलिंग और बढ़ जाती है क्योंकि जब टियानशन ने पर्पल क्रिस्टल पैलेस के बारे में बातें बताई थी तब ये दोनों भी जियान के साथ थे। ये काइंड ऑफ बेसिक स्टोरी को समझ चुके थे। जियान पूछता है भले हमारे पास होली फ्लेम्स हो लेकिन हम बस एक्स्ट्रा दूधी की स्टैंड को रखते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी वजह से कोई बड़ा बदलाव होगा। ये सुन के डीमन वे स्माइल करता है। वो कहता है मैं जानता हूँ कि लड़के तू क्या सोच रहा है, लेकिन मैं एक चीज साफ कर देता हूँ, तुझे यहाँ कोई और फायदे नहीं होने वाले। अगर तू उन फॉरेन इविल बीइंग्स को हमारे एलिमिनेट करने में हेल्प करता है तो हम इस लड़की को फेरी मून के इनहेरिटेंस अलाउ कर देंगे। और जहाँ तक बात रही तेरी, तो बस उसका बॉडी गार्ड है। ये बात चालाक जियान को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहते हैं मैं इसे फ्री में नहीं कर रहा। U2 सलोम आवाज में कहती है फेरी जावियू के इनहेरिटेंस को बस वही छू सकता है जिसके पास इनहेरिटेंस रून हो। अगर हम तुम्हें कुछ बेनिफिट्स देना भी चाहें तब भी ये हमारे हाथ में नहीं है। इस बात को जान के जियान का चेहरा और भी डार्क हो जाता है। वो कहता है तो ये सब सेटअप था। बात आगे बढ़ती है। डीवन वेल बताता है मैं उन दोनों फॉरेन इविल बीइंग्स की ताकत के बारे में नहीं पता, लेकिन एक चीज साफ है हम उनसे डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते। तुम्हें बस तुम्हारी होली फ्लेम की पावर चाहिए होगी। ये सुन के जियान भय से कोड़ के बोलता है लेकिन तुम्हारे पास फायर एट्रीब्यूट नहीं है, तुम होली फ्लेम को कंट्रोल कैसे करोगे? जवाब देने से पहले वो डीवन वेल एक बड़े से पत्थर की तरफ मुड़ता है। वो कहते हैं ऑफ कोर्स ऐसा हम नहीं करेंगे, लेकिन चिंता मत करो हमारे पास एक प्लान है। जब जियान उसकी नजरों को फॉलो करता है उसकी नजरें भी उस बड़ी सी पत्थर की दीवार की तरफ जाती हैं। न जाने क्यों लेकिन इस मोमेंट में जियान की रूह कांप गई थी। उसके सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पूरी पत्थर की दीवार मिस्टीरियस रून से जुड़ी होती है। ऐसा लगता है इस चीज के अंदर बहुत सारी सोल्स को कैद किया गया हो। जब जियान उन सभी रून्स को अपने दिमाग में कनेक्ट करता है वो पाता है कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। ऐसी फॉर्मेशन जियान ने पहले देखी नहीं थी। उसके हिसाब से फॉर्मेशन किसी पीक दूधी एक्सपर्ट को दबा के रख सकती है। वो कहता है आखिर इविल बीइंग्स कितने पावरफुल हैं। अब U2 पीछे से आगे आ गई होती है। हैंडसीज को चेंज करती हुई वो बताती है हमें इस गेट को खोल के जल्द से जल्द उस परेशानी को सॉल्व करना होगा। साइड में वो डीवन वेल भी हैंडसीज को चेंज करने लगा था। दोनों की बॉडी से रिलीज होती है सिल्वरी एनर्जी। जब ये दोनों चांदी जैसी रोशनियां उस पत्थर की दीवार से टकराती हैं दीवार के बीच का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। एक छोटी सी ओपनिंग बनी थी। ये वही जगह होती है जहाँ पे एलियन इविल रेस की उन दोनों पावर एंटिटीज को कैद करके रखा गया है। अगर हम याद करें तो वही हॉल होता है जो लोगों के गोंगन आइलैंड में एंटर करने से पहले दिखाया गया था। अचानक से इस हॉल में किसी की आवाज सुनाई देती है। ये कमजोर आवाज कहती है कौन है यहाँ पे? साफ तौर पे ये वही लड़की की आवाज थी जो पिंजड़े के अंदर कैद होती है। ऑल्दो इसकी अवस्था बहुत कमजोर लग रही होती है बट जो उसकी बॉडी से इविल प्रेजेंस फील हो रही होती है उसे पीक 2 एम्पर लेवल के पावर हाउस भी ट्रेम्बल हो जाते हैं। लगता है जब डीवन वेल और U2 इस हॉल की गेट खोलने की कोशिश कर रहे थे पिंजड़े में उस लड़की के पीछे जो ब्लैक हार्ट्स होते हैं वो भी इस डिस्टर्बेंस को सेंस कर लेते हैं। धक 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 की आवाज के साथ इनमें से 2 टेरिफाइंग इविल और रेडिएट हुए थे। ये देख के वो लड़की कोल्ड आवाज में कहती है वापस जाओ। उसकी कमांड पे पूरा पिंडा एक प्योर व्हाइट एनर्जी से भर जाता है जो उस इविल फोर्स का सामना करती है। इस व्हाइट एनर्जी को फेस करते हुए वो दोनों काले दिल और भी तेजी से धड़कने लगे थे। इनका वायलेंट ऑरा राइज हो रहा था और वो धक धक की आवाजें बैंग 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 की हो गई थी। ये देखिए वो लड़की कहती है अजीब बात है, अनडेड मिंगन्यू को अपना प्रॉमिस पूरा करके इस जगह को छोड़ के चला जाना चाहिए था। आखिरकार उसके पास अपने काम है तो फिर बाहर कौन है और ये दोनों एंटिटीज इतनी रेस्टलेस क्यों हो रही हैं? तभी
तभी ऐसा लगता है यूट्यूब के द्वारा बनाए गए इस होल में से इस लड़की को एक परछाई दिखाई दी थी। ये परछाई होती एक नौजवान की, जिसके पीठ पे बड़ी सी रूलर होती है। हम तुरंत ही पिंजड़े के अंदर लड़की का एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखते हैं। वो कहती है फैमिलियर प्रेजेंस, क्या वो सच में यहाँ आ गए है? बिना हेजिटेशन के उसके हाथ हैंड सीज को परफॉर्म करने लगते हैं। उसकी बॉडी से रेडिएट होने वाली सिल्वर लाइट और भी इंटेंस हो जाती है। अंत में जाके चारों तरफ फैलने वाला डार्क ऑरा भी इस सिल्वरी लाइट के सामने हार मानने लगा था। वो लड़की कहती इन दोनों को भी जागने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। ये कहते कहते उसकी नजरें स्टैचू के ऊपर जाती हैं। जियान की तरह अपनी पीठ पे एक बड़ी सी रूलर लिए होता है। इस फिगर को देख के उस लड़की की आंखें फिर से वार्म हो गई थी। उन आंखों में पेर हुआ था नॉस्टैल्जिया। ये उस सपने की तरह होता है जिसे बस हाथ आगे बढ़ाने से छुआ जा सके। सीन बाहर का दिखाया जाता है। लगता है इस पैसेज को खोलने के लिए यूटू और डीवन वेल ने काफी ज्यादा एनर्जी यूज करी होती है। दोनों के चेहरे पेल हो चुके थे। सिचुएशन को देख के जियान यूरू और म्यूइंग को लेके सीधा उस वॉर्टेक्स के अंदर चला जाता है। गहरी सांसें लेके यूटू और डीवन वेल भी उन्हें फॉलो करते हैं। जैसे ही पांचों लोग गायब हुए थे, वो पत्थर से बनी दीवार खुद को फिर से सील कर लेती है। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। बस जियान की टोली को पता नहीं होता कि जब वो उन दोनों इविल बींग्स को खत्म करने के लिए गए हैं, इनके पीछे एक शैडोई फिगर अपीयर हो चुका है। ये शैडोई फिगर होता है ची हाउचिंग का। उस दीवार को देख के ची हाउचिंग के चेहरे पे सिनिस्टर स्माइल आ जाती है। ची हाउचिंग बोलता है तो इन लोगों ने ऐसी पावरफुल सील का इस्तेमाल किया। उसके दोनों हाथ आगे बढ़े थे और इस एरिया का टेम्परेचर गिर जाता है। राइज होती है इविल पावर। ऐसा लगता है ची हाउचिंग उन पीड़ों के अंदर दिलों से कांटेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम उसके चेहरे को एक्साइटमेंट से बढ़ते हुए देखते हैं। वो कहता है आखिरकार मेरा लक्ष्य पूरा होगा। चलो देखना तो हम भी चाहेंगे कि सबसे पहले कौन अपने गोल को पूरा करता है। नेक्स्ट एपिसोड का पूरा फोकस उन दोनों इविल एंटिटीज और उस लड़की के ऊपर होगा। तो अगर उसकी आइडेंटिटी अभी तक तुम लोग गैस नहीं कर पाए हो तो चलो छोटा सा स्पॉइलर, वो है मूनलाइट फेरी की डिसाइपल। ऑनेस्टली नेक्स्ट एपिसोड के लिए मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उसमें दोनों इविल पावर्स जाग ही नहीं रही होंगी, बल्कि एक्शन लेने वाले सोल ईटर और गोल्डन ड्रैगन किंग। चीजें बहुत ज्यादा इंटेंस होंगी। मुझे लगता है ये पूरा आर्क रहेगा करीब 4 एपिसोड्स का। आई डोंट नो मैं क्यों बता रहा हूँ। आपका एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ये कमेंट्स में लिख के बताओ। अगर आप उनमें से हो जिनसे नेक्स्ट पार्ट का वेट नहीं होता है तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आप शाम को ही नेक्स्ट एपिसोड को देख पाओगे। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।